एपिसोड की शुरुआत एक गहरे और जज्बाती मंजर से होती है, जहां एना अपने फ्लैट में अकेली और परेशान बैठी है। उसका ध्यान अपने फोन पर है, जहां वो अपने पुराने दोस्तों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्क्रॉल कर रही है। ये वही दोस्त हैं जो अब उसकी जिंदगी से दूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहीं। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है, जो उसके दिल में जलन और दुख की आग भड़का देती है। इस फोटो में उसकी पुरानी सहेली मैग एना के शौहर जैक के साथ खड़ी है। दोनों साथ में हैं और ये देखकर एना के जहन में शक के बादल मंडलाने लगते हैं। वो अभी इस तस्वीर को घूर ही रही होती है कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है और जैक एक तूफान की तरह अंदर दाखिल होता है। जैक का चेहरा गुस्से से लाल है और उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही है। वो आते ही एना पर बरस पड़ता है, उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो इंतहाई खुदगर्ज यानी सेल्फिश है। जैक का कहना है कि एना ने अपनी न्यूज़ स्टोरी के चक्कर में रेचल का नाम दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है, जो कि एक इनसेंसिटिव हरकत थी। लेकिन जैक का गुस्सा सिर्फ रेचल के नाम तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक और जलन भी थी। वो एना के बॉस रिचर्ड के बारे में बात करता है। जैक को लगता है कि एना और रिचर्ड के दरमियान कुछ चल रहा है और यही वजह है कि उन दोनों के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई है। वो एना को जिम्मेदार ठहराता है कि उसकी वजह से आज वो दोनों अलग हैं। एना, जो पहले ही फोटो देखकर हर्ट थी, जैक की इन बातों का जवाब देती है। वो सवाल उठाती है कि अगर उसने जैक से पूछा होता कि क्या वो वफादार यानी फेथफुल रहेगा, तो क्या सच में वो वफादार रहता। इस तीखी बहस के दौरान दोनों को एहसास होता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। ये सब एक मूट पॉइंट बन चुका है, क्योंकि उनका रिश्ता टूट चुका है। हालांकि दिलों में कड़वाहट है, फिर भी वो दोनों मजबूरी में एक साथ रहने पर राजी हो जाते हैं ताकि केस सॉल्व हो सके। लेकिन एना अभी भी अपनी पुरानी आदत से मजबूर है और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालती रहती है। कहानी का अगला हिस्सा मॉर्ग में चलता है, जहां माहौल बहुत संजीदा और ठंडा है। वहां डॉक्टर टर्नर, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, जैक और दूसरे पुलिस वालों को एक सबूत दिखाते हैं। ये एक ब्रेसलेट है जो रेचल की बॉडी के पास मिला था। जैक उस ब्रेसलेट को गौर से देखता है और फौरन पहचान लेता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती हैं, क्योंकि ये ब्रेसलेट जोई का था, जो उनकी पुरानी जान पहचान में से है। ये कनेक्शन जैक के लिए एक नया सरदर्द बन जाता है। इसी दौरान डॉक्टर टर्नर जैक से कहते हैं कि उन्हें जैक का डीएनए सैंपल चाहिए। मकसद ये है कि क्राइम सीन पर मिले डीएनए से जैक की डीएनए को अलग किया जा सके, यानी रूल आउट किया जा सके और कंफर्म हो सके कि वहां जैक की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन जैक इस बात पर हिचकिचाता है। वो सीधा जवाब देने के बजाय बात को गोल मोल घुमा देता है और डिफ्लेक्ट करता है, जो कि थोड़ा शकी लगता है। ऐसा लगता है जैसे जैक को छुपा रहा है या वो पुलिस रिकॉर्ड में अपना डीएनए नहीं देना चाहता। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, जब प्रिया और जैक आखिरकार डफी हॉपकिंस से मिलने में कामयाब हो जाते हैं। डफी वो शख्स है जिसके बारे में शुरू से शक था। जब वो डफी से बात करते हैं तो वो हैरानकुन तौर पर बहुत खुला और बेबाक यानी ओपन निकलता है। वो ऐसी बातें बताता है जो आमतौर पर लोग छुपाते हैं। डफी रिवील करता है कि वो इम्पोर्टेंट यानी नामर्द है और रेचल के साथ उसका रिश्ता एक ओपन मैरिज जैसा था। उसने बताया कि रेचल दूसरे मर्दों और औरतों के साथ सोती थी और डफी को इससे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रेचल अपने इन हुकअप्स की बेइज्जती यानी बिलिटल करके लुत्फ उठाती थी। वो अजनबियों के साथ मिलती थी और उन्हें नीचा दिखाती थी। डफी का मानना था कि रेचल बहुत जालिम थी और शायद उसका कोई नया बॉयफ्रेंड उसके इस रवैये से तंग आ गया होगा और गुस्से में आकर उसने रेचल को मार दिया होगा। प्रिया को डफी की ये थ्योरी काफी हद तक सही लगती है और वो इससे सहमत नजर आती है। लेकिन जैक को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है। डफी की बातों की तस्दीक करने के लिए वो दोनों उसके घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। फुटेज में दिखता है कि रेचल फोन पर बात करते हुए घर से निकल रही है। इसके बाद डफी अपने कुत्ते को बारिश में टहलने के लिए ले जाता है और फिर वापस आता है। जब वो फुटेज देख रहे होते हैं, तभी बातों बातों में डफी की जबान फिसल जाती है। वो गलती से बता देता है कि आज सुबह एना उससे मिलने आई थी। ये सुनते ही जैक के कान खड़े हो जाते हैं। डफी आगे कहता है कि उसने एना को बताया था कि हेलन को शायद रेचल के बॉयफ्रेंड के बारे में पता हो सकता है। ये सुनकर जैक को शदीद गुस्सा आता है कि एना उससे एक कदम आगे चल रही है और उसने इन्वेस्टिगेशन में दखल दिया है। जैक फौरन वहां से निकलता है और कोशिश करता है कि हेलन से राब्ता करे, लेकिन हेलन उसके कॉल्स का जवाब नहीं देती। प्रिया को इस सारी पुरानी हिस्ट्री और एना के साथ अपने कनेक्शन के बारे में अंधेरे में रखने के लिए जैक उससे कहता है कि वो आसपास हंच पर कुछ ढूंढे और जब प्रिया उसकी पुरानी एडवाइस याद दिलाती है तो वो उसे चुप करा देता है।
उसी वक्त जैक अपनी गाड़ी की तलाशी लेता है और उसे सीट के नीचे रेचल का फोन मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा सबूत था जो अब तक गायब था। जैक देखता है कि फोन पर लगातार कॉल्स आ रही हैं। जब वो चेक करता है तो पता चलता है कि डफी उस फोन पर बार बार कॉल कर रहा है ताकि उसकी बैटरी खत्म हो जाए। हालांकि पुलिस ने डफी को मना किया था कि वो ऐसा कुछ ना करे, लेकिन वो फिर भी कर रहा था। ऑडियंस को दिखाया जाता है कि डफी ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हेलन के कहने पर कर रहा है। हेलन उसे मजबूर कर रही है कि फोन की बैटरी खत्म हो जाए ताकि फोन ट्रैक ना हो सके या उसका डेटा एक्सेस ना हो सके। जैसे ही वहां से पुलिस वाले जाते हैं, जैक का गुस्सा फूट पड़ता है। प्रिया बार बार वही बॉयफ्रेंड वाली थ्योरी पर जोर दे रही थी जो जैक को पसंद नहीं आ रही थी। प्रिया दलील देती है कि कातिल ने रेचल को 40 बार चाकू मारा, जो कि जुनून की निशानी है, और उसने रेचल के नाखून इसलिए उखाड़ लिए ताकि वहां से उसका डीएनए ना मिले। जैक, जो पहले ही परेशान था, गलती से प्रिया के सामने ये राज खोल देता है कि हेलन उसे जानती है और एना दरअसल उसकी बीवी है। ये सुनकर प्रिया दंग रह जाती है। अब क्योंकि जैक को पता चलता है कि एना पहले ही हेलन के पास जा चुकी होगी या जाने वाली है, वो हेलन से मिलने से इनकार कर देता है ताकि उसका सामना एना से ना हो। हेलन अब सेंट हिलैरीज स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन चुकी है, वही स्कूल जहां ये सब लड़कियां बचपन में पढ़ती थीं। दूसरी तरफ एना अपने रास्ते पर है और वो अपने साथी जिम को फोन पर अपडेट करती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जिम एना की खबर लेने के बाद लेक्सी को कॉल करके झूठ बोलता है और यकीन दिलाता है कि एना अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन लेक्सी को जिम की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने बी रोल फुटेज में देखा था कि एना और रिचर्ड के दरमियान कुछ फ्लर्टिंग चल रही थी, जिससे उसे लगता है कि एना अभी भी गेम में है और कुछ बड़ा कर सकती है। कहानी सेंट हिलारी स्कूल पहुंचती है, जहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हम छोटी एना को देखते हैं, जो स्कॉलरशिप पर इस अमीर स्कूल में आई थी। वहां एलिस, जो एना की माँ है, सफाई कर्मी का काम करती थी। एलिस ने उस वक्त रेचल से दरख्वास्त की थी कि एना से दोस्ती कर ले ताकि एना अकेली महसूस ना करे। लेकिन रेचल, जोई और हेलन ने दोस्ती करने के बजाय एना का मजाक उड़ाया। वो तीनों अमीर लड़कियां थीं और उन्होंने एना की गरीबी और उसकी माँ के काम को लेकर उसे जलील किया। वापस प्रेजेंट डे में आते हैं, जहां एना स्कूल पहुंचकर हेलन से मिलती है। इन दोनों की मुलाकात बहुत ही जहरीली यानी विशियस होती है। एना चाहती है कि कोई तो ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहे कि जैक और रेचल के दरमियान अफेयर था, ताकि सच बाहर आए। लेकिन हेलन एना के साथ खेलने लगती है, उसे बातों में उलझाती है। हेलन एना के मरे हुए बच्चे का जिक्र करती है, जो कि एक बहुत ही दुख भरी बात थी, और सवाल करती है कि क्या 20 साल पुराना कोई राज अब खुलने वाला है। एना जवाब में कहती है कि वो राज रेचल जानती थी, और अब क्योंकि रेचल मर चुकी है तो शायद वो राज भी दफन हो गया है। थोड़ी देर बाद सीन पुलिस प्रीसिंक्ट में शिफ्ट होता है। जैक वहां पहुंचकर प्रिया को ऑर्डर देता है कि वो डफी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। जब जैक अकेला होता है तो वो चुपके से रेचल के फोन पर लगी हुई ट्रेस को कैंसिल कर देता है ताकि कोई और उस फोन की लोकेशन ना जान सके। वो कोशिश करता है कि किसी तरह फोन को अनलॉक कर ले, लेकिन कोड नहीं पता होता। इतने में प्रिया वहां आ जाती है और जैक को याद दिलाती है कि उसने अभी तक अपना डीएनए सैंपल नहीं दिया है। जैक वहां से बहाना बनाकर निकल जाता है। वो गाड़ी में बैठकर हेलेन को कॉल करता रहता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। जैक अपने घर की तरफ रवाना होता है, इस नियत से कि वो जोई का डीएनए हासिल कर सके ताकि ब्रेसलेट वाले सबूत से कंपेयर किया जा सके। जब वो घर पहुंचता है तो जोई वहां नहीं होती, तो मजबूरन वो मैग का डीएनए ले लेता है। यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि मैग दरअसल जोई की ही बेटी है, लेकिन जोई एक गैर जिम्मेदार और एब्सेंट माँ है, इसलिए मैग को दूसरे लोग पाल रहे हैं। उसी वक्त एना भी वहीं मौजूद होती है, घर के बाहर छिपी हुई। वो जैक और मैग को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मंजर उसे उसके पुराने वक्त की याद दिलाता है। एक फ्लैशबैक चलता है जहां हम जैक और एना को खुश देखते हैं। एना उस वक्त हामला थी और वो दोनों अपना नया घर खरीदने की खुशी मना रहे थे। वो वक्त उम्मीदों से भरा था, लेकिन प्रेजेंट में हकीकत कुछ और है। जोई की नजर एना पर पड़ती है और वो गुस्से में एना को मिडिल फिंगर दिखाती है, जो कि उनके दरमियान की नफरत को जाहिर करता है। दूसरी तरफ डफी अभी भी लगातार रेचल के फोन पर कॉल किए जा रहा है और प्रीसिंक्ट में प्रिया को इस कॉलिंग पैटर्न पर शक होने लगता है। इसके बाद एना अपनी माँ एलिस के पास जाती है। एलिस, जो डिमेंशिया की मरीजा है, इस वक्त थोड़े होश में है। वो एना को देखकर रो पड़ती हैं और गुस्सा होती है कि जैक ने एना को उसकी बीमारी के बारे में बता दिया था। एलिस चाहती थी कि वो खुद एना को
बताएं, लेकिन एना तो गायब हो गई थी। एलिस की हालत खराब है, वो स्टोव पर अंडे के छिलके पका रही हैं, जो देखकर एना का दिल टूट जाता है। एना परेशान हो जाती है और अपनी माँ को इस हाल में छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन तभी जिम का कॉल आता है कि लेक्सी गायब हो गई है और वो चाहता है कि एना इस खबर को कवर करे। एना, जो एक जर्नलिस्ट है, ना चाहते हुए भी हाँ कह देती है। वो एलिस से वादा नहीं कर पाती कि वो कब वापस आएगी और भारी दिल से वहां से निकल जाती है। कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब डफी हेलेन से राब्ता करता है। वो घबराया हुआ है और हेलेन से कहता है कि अब वो इस मामले से निकलना चाहता है, वो डर रहा है। हेलेन ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो रोती है और रेचल की तस्वीर को देखकर गमगीन होती है। लगता है कि हेलेन किसी गहरी मुसीबत में फंसी हुई है। इधर क्राइम सीन पर प्रिया को एक नया सबूत मिलता है, एक जूते का निशान। जब वो उसे गौर से देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये निशान बिल्कुल वैसा ही है जैसे जूते जैक पहनता है। ये जैक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रात के वक्त जैक वापस मॉग जाता है। वहां वो अपना डीएनए सबमिट करता है, लेकिन ये भी उसकी एक चाल होती है। जब असिस्टेंट मॉर्टिशियन का ध्यान बंटता है, जैक चुपके से रेचल की लाश के पास जाता है। वो रेचल का फोन निकालता है और उसे लाश के चेहरे के सामने रखता है ताकि फेस आईडी से फोन अनलॉक हो सके। ये एक निहायत ही डार्क और ग्रूसम लम्हा होता है। फोन अनलॉक हो जाता है। जैक तेजी से फोन चेक करता है और अपने और रेचल के दरमियान हुए सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है ताकि उनके अफेयर का कोई सबूत न बचे। मैसेजेस डिलीट करते वक्त उसकी नज़र हेलेन के टेक्स्ट पर पड़ती है। हेलेन ने लिखा था कि कोई सी नाम का शख्स रेचल को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैसेजेस में हेलेन कह रही थी कि वो इस सब में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन रेचल का जवाब था कि अब बहुत देर हो चुकी है। रेचल ने ये भी पूछा था कि क्या उसने जैक को छोड़ दिया है, डम्प्ड, और जैक ये पढ़कर दंग रह जाता है कि हेलेन को उनके रिश्ते के बारे में सब पता था। एपिसोड का इख्तिताम एंड एक सस्पेंस भरे मोड़ पर होता है। हेलेन, जो अब तक चुप थी और चीजें छुपा रही थी, आखिरकार फैसला लेती है और पुलिस प्रीसिंक्ट में कॉल करती है। वो शरीफ बान से बात करने की मांग करती है। उसके इस कॉल से ऐसा लगता है कि अब वो कुछ बड़ा राज खोलने वाली है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई नया खेल खेलने वाली है। कहानी यहाँ रुक जाती है और देखने वालों को अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर कर देती है।